दोस्तों, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन समय की कहानियों की श्रृंखला वीर गाथा में मैं सुना रहा हूं आपको परमाल रासो की कहानियां। वीर गाथा की इसी श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं महोबा के इतिहास की उस कड़ी में जहां उस समय के भारत के दो शक्तिशाली राज्य पिथौरागढ़ और महोबागढ़ की सेनाओं के बीच इंदरगढ़ की समर भूमि में घमासान युद्ध हो रहा है। अब तक हुए समर संग्राम में पिथौरागढ़ अर्थात दिल्ली की सेना की बुरी तरह से पराजय हुई है। महोबा की अगवानी कर रहे सिरसा के प्रधान महाबलबीर मलिखान ने अपने प्रतिद्वंदी और दिल्ली के सेनाध्यक्ष चामुंडा राय को रणदंगल में बुरी तरह से पराजित कर दिया है। सिरसापति मलिखान के भीषण रणकौशल के कारण पिथौरागढ़ की सेना और उनका सेनापति चामुंडा राय समर भूमि छोड़कर भाग गए हैं। दिल्ली की सेना के समर क्षेत्र से भागते ही महोबा की सेना ने जीत का डंका बजा दिया। महोबा के सैनिकों ने महोबा की अरुण केतु ध्वज पताका इंदरगढ़ की समर भूमि में बुलंद कर दी और नगाड़े और ढोल की जोशीली धुन पर ताल मिलाती हुई महोबा की सेना अपने शिविर में लौट आई। आज मलिखान ने अकेले के दम पर पिथौरागढ़ अर्थात दिल्ली जैसे शक्तिशाली राज्य की महासेना को पराजित करके एक बार फिर से अपनी वीरता का लोहा मनवा दिया। महोबागढ़ के वीरों के ऐसे ही साहस, शौर्य, पराक्रम और रणभूमि में किसी भी कीमत पर पीछे न हटने के गुण के कारण ही अलैथ इन वीरों के बारे में गाते हैं। अरे बड़े लड़ैया महोबे बारे जिनकी मार सही ना जाए और एक को मारे तू मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए और मरे के नीचे जिंदा डुकिकाओ ऊपर लोट लैया लटकाए। आज महोबागढ़ की इस महाविजय ने भारतीय इतिहास में वीरता की नई परिभाषा गढ़ दी, लेकिन ये तो मात्र एक पड़ाव है, क्योंकि मलिखान ने पिथौरागढ़ अर्थात दिल्ली जैसे शक्तिशाली राज्य की 7 लाख की महासेना को पराजित किया है। और ये पराजय मात्र दिल्ली की सेना की पराजय या दिल्ली के सेनापति की पराजय नहीं है। ये पराजय, इस पराजय का मतलब शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या में निपुण और तलवार के धनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सम्मान पर सिरसापति मलिखान का झन्नाटेदार थप्पड़ है। आखिर अब आगे क्या होगा, क्योंकि वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान महोबागढ़ द्वारा मिले इस अपमान से बहुत क्रोधित हैं। और अब आगे युद्ध में क्या होगा जानेंगे बस थोड़ी ही देर में इस कहानी ढेबा का विवाह अर्थात इंदरगढ़ का भीषण संग्राम के अगले भाग में। लेकिन एक जरूरी बात दोस्तों, आपने इस कहानी ढेबा का विवाह अर्थात इंदरगढ़ का भीषण संग्राम के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके अथवा क्रिएटिव कहानियां चैनल के पेज पर जाकर अवश्य देख लें। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे हम इतिहास के वे पहलू जो हमसे छिपाए गए हैं उनको उजागर कर सकें। दोस्तों, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मेरे साथ ब्रज की पावन भूमि से मातृभूमि के स्वाभिमान और सम्मान की बलबेरी पर मर मिटने वाले वीरों के उबलते लहू से लिखी महागाथा वीर गाथा आला और उदल के पराक्रम की। नमस्कार। जय मां भारती, जय महोबा भूमि, जय माता शारदा। आज शाम दिल्ली अर्थात पिथौरागढ़ की सेना पर विजयी हुए सिरसापति मलिखान अपने भाइयों और मित्रों के साथ अपने शिविर में जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस जश्न के माहौल से बड़े भाई और महोबा के प्रधान सेनाध्यक्ष आला गायब हैं। आला गहरे विचारों में डूबे अपने पड़ाव के बाहर टहल रहे हैं। आला सोच रहे हैं कि आज का युद्ध भले ही मलिखान ने अपनी शक्ति और बल से जीत लिया हो, लेकिन कल सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेंगे। आला पृथ्वीराज चौहान की शक्ति और सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जिस प्रकार आला माता शारदा के वरदान से अजेय हैं, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को माता चामुंडा की कृपा है। इस कारण उन्हें कोई धर्म युद्ध में मार नहीं सकता। लेकिन हाँ, पृथ्वीराज चौहान को भले ही मारा न जा सकता हो, लेकिन पराजित किया जा सकता है।
अभी कुशल रणनीतिकार और युद्ध नीति में पारंगत आला विचार ही कर रहे थे कि उनके परम मित्र और कन्नौज के युवराज लाखन ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आला अपने विचारों से बाहर आए। तब लाखन आला से बोले, क्या बात है मित्र, क्या तुम आज की विजय से खुश नहीं हो? तो आला बोले, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस सन्नाटे भरी गहरी काली रात के बाद होने वाले भीषण संग्राम के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि कल के युद्ध में पृथ्वीराज स्वयं पूरी ताकत के साथ रणभूमि में हम पर आक्रमण करेंगे। आला की ये बात सुनकर कन्नौज के युवराज लाखन क्रोध में भर गए। उनकी आंखों में शोले उतर आए और लाखन ने अपनी म्यान में से तलवार खींच ली और दहाड़ते हुए बोले, मित्र आला, तो क्या तुम ये सोचते हो कि दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान अपनी शक्ति के बल पर महोबा की पवित्र ध्वज पताका कुचल देंगे? फिर लाखन थोड़ा रुककर बोले, मित्र, पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाणों को आला तक पहुंचने के लिए लाखन की चट्टानी छाती तोड़नी होगी। इधर आला अपने परम मित्र कन्नौज के युवराज लाखन के साथ कल होने वाले युद्ध की योजना बना रहे थे। उधर दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी चौसर का वो दाव खेलने जा रहे थे जिस दाव को त्रेता युग में राम ने रावण के विरुद्ध खेला था कि यदि शक्तिशाली दुश्मन को परास्त करना हो तो दुश्मन के सबसे निकट व्यक्ति को अपनी तरफ कर लो। इस रणनीति का इस्तेमाल करके श्री राम ने लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण को अपनी तरफ कर लिया था और इंद्र विजयी लंका नरेश रावण को पराजित किया था। अब आला से कल के युद्ध के विषय में मंत्रणा करके लाखन कन्नौज के लश्कर में आराम करने के लिए लौट रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान ने वहां आकर लाखन का रास्ता रोक लिया और पृथ्वीराज चौहान लाखन की तरफ मित्रता का हाथ लेकर आगे बढ़े। पृथ्वीराज चौहान के ऐसे मित्रवत व्यवहार को देखकर लाखन ने भी धर्म के नाते उनका उचित सम्मान किया और इतनी रात बिना किसी सूचना के शत्रु के शिविर में आने का कारण पूछा। तब पृथ्वीराज चौहान लाखन से बोले, लाखन, आप राजपूत हैं, आप और हम एक ही जाति के हैं। लाखन, आप वीरों में उत्तम हैं, फिर भी आप परमाल के नौकरों के यहाँ मित्रवत संबंध क्यों रखते हैं? हे लाखन, आप हमसे मित्रता करें, हम आपको वचन देते हैं कि भारतवर्ष का कोई राज्य आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की ऐसी बात सुनकर लाखन मुस्कुराते हुए बोले, हे नरेश, हम आपकी मित्रवत भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सेना नायक आला हमारे मित्र ही नहीं बल्कि हमारा आता जाता श्वास हैं और आज इस युद्ध की संकट की कठिन घड़ी में यदि हम अपने मित्र का साथ छोड़ दें तो आने वाली पीढ़ी हमें मतलबी और मित्रता के नाम पर धब्बा कहेगी। इतिहास हमें मित्रद्रोही होने का आरोप लगाएगा। इसीलिए हे राजन, हमें आपका प्रस्ताव कतई स्वीकार नहीं है। फिर लाखन पृथ्वीराज चौहान से हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से बोले, हे नरेश, आप वीर हैं, आप धर्म योद्धा हैं, आपका इस तरह चोरों की भांति दुश्मन के शिविर में आना आपको शोभा नहीं देता। हे नरेश, कल समर भूमि में हम आपका उचित सम्मान करेंगे। इतना कहकर लाखन अपने शिविर की तरफ चल दिए। लाखन के ऐसे व्यवहार और बागपट अंदाज को देखकर सम्राट पृथ्वीराज का मुंह खुला का खुला रह गया। लाखन ने उम्र में बड़े पृथ्वीराज चौहान को ऐसा जवाब दिया कि पृथ्वीराज चौहान के पास लाखन की बात काटने का कोई शब्द तक नहीं था। खैर, पृथ्वीराज चौहान अब अपनी योजना में असफल हो चुके थे। अब अगली सुबह इंदरगढ़ और पिथौरागढ़ की सेनाएं पिथौरागढ़ अर्थात दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में समर भूमि की तरफ बढ़ने लगीं। उधर महोबा की सेना भी सिरसापति मलिक की अगवानी में कन्नौज के युवराज लाखन के साथ समर खेत में पहुंच गईं। अब समर भूमि में एक ओर दिल्ली और इंदरगढ़ की चौहान सेना थी तो दूसरी ओर महोबागढ़ की बनाफर सेना और कन्नौज की सोलंकी सेना थी। युद्ध शुरू होने से पहले पृथ्वीराज चौहान ने अपने महावत को युवराज लाखन के सामने चलने का इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही पृथ्वीराज चौहान का हाथी लाखन के सामने पहुंचा। तब पृथ्वीराज चौहान लाखन से बोले,
अरे पृथ्वी बोले हैं लाखन से, तुम सुन ले वो कनौजिया राय, कै संग गुलमा के तुम फूले, फूले बांध आए तलवार, शादी हुई है न ढेबा के संग, तुम नाहक जय हो जानते मार। अर्थात पृथ्वीराज चौहान लाखन को चेतावनी देते हुए बोले, हे लाखन, तुम राजा परमाल के गुलामों के साथ हमसे युद्ध करने आए हो। लाखन, अब भी समय है, तुम कन्नौज लौट जाओ, क्योंकि युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। और रही बात ढेबा और राजकुमारी पुष्पा के विवाह की, तो ये विवाह किसी कीमत पर नहीं होगा। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की ऐसी चुनौती भरी वाणी सुनकर लाखन हंस गए और बोले, हे नरेश, गुलाम आला के हम गुलामा, जो हम करी दो सती जा, और गुलाम गुलमा तुम भय तुलमा, जो ब्याही लली गुलामन जाए, और आखिर डोला महुवे जयो, लगी हो बुरे पिथौरा राय। दोस्तों, यहाँ इतिहास में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की एक बेटी थी जिसका नाम निक्की बेला था और उसका विवाह महोबा में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुमारी संयोगता से विवाह के 5 महीने बाद पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। लेकिन कहीं कहीं इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियों का भी जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान शिलालेखों की संख्या भी कम है, और जो शिलालेख हैं भी वो राजा द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इसके बारे में खैर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अपनी कहानी की मुख्य धारा में लौटते हैं। खैर, कुल मिलाकर लाखन का नकारात्मक उत्तर सुनकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना में वापस लौट आए। अब दोनों तरफ की सेना युद्ध के लिए तैयार थीं और सेना नायकों का इशारा पाते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं। और इस दृश्य का वर्णन अलहद कुछ इस प्रकार से करते हैं। अरे आगिया दे दो जंजालन में, इन पाजिन को देव उड़ाए, गरजी तो पे धरा दलानी, लूका लगो सुरग में जाए, रण छत्री धर धर गरजे, लड़े बेसूर तमारा खाए, जा हाथी के गोला लागे, रण में बिटिया सो गिर जाए, जा सवार के अन में बैठे, घोड़ा सहित तमारो खाए। अब समर भूमि में एक तरफ दोनों तरफ के सैनिकों के बीच भीषण घमासान द्वंद्व हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महाराज पृथ्वीराज चौहान महोबा की सेना पर तीरों की भीषण वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथी की दिशा लाखन की तरफ कर दी। लाखन भले ही आयु में पृथ्वीराज चौहान से बहुत छोटे थे, लेकिन वे पृथ्वीराज चौहान के सामने अड़ गए। अरे लाखन राना है मर्दाना, टाना ताल कनौजिया राय। खैर, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान महोबागढ़ के सैनिकों का संहार कर रहे थे, तो उनके सामने कन्नौज के युवराज लाखन भी दिल्ली की सेना पर साक्षात मौत बनकर बरस रहे थे। लाखन के रण कौशल का वर्णन अलहद कुछ इस प्रकार से करते हैं। अरे बड़ी सांगे दहली बाली, हाले नहीं कनौजिया राय, फुलक मड़ैया फिर लश्कर में, धर धर बाण चले सर्राय, भाला बरछी लागे तिरछी, सूखी निकर जाति बापार, लगे सांगे फारे जांगे, काटे हाड़ निकरे पार, रंग बिरंगे घोड़ा उई गई, जो घोड़ा पे भयस बार, भाज के टपटे रजपूतन की, झपटे मूठ मगरनी क्यार। अब युद्ध का दृश्य बहुत ही भयानक था। रणभूमि में जहां एक तरफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के युवराज लाखन अड़े हुए थे। दोनों योद्धा अपने पूरे वेग से लड़ रहे थे।
रणभूमि का नजारा कुछ ऐसा था कि चारों ओर तीरों की बरसात हो रही थी। ये बाण जिस सैनिक को लगते उसके सीनों को चीरते हुए आर पार हो जाते। इन तीरों की भीषण बारिश के बीच घुड़सवारों का घनघोर रणद्वंद हो रहा था। यहाँ समर दंगल में सांगे, भाले, तलवार जैसे खतरनाक हथियारों का प्रयोग हो रहा था। नजारा कुछ ऐसा हो गया था कि किसी घुड़सवार का सर धड़ से अलग पड़ा था, उसका घोड़ा रणभूमि छोड़कर भाग रहा था, और किसी का हाथ कटा हुआ जमीन पर पड़ा था। कोई तीरों से छलनी जमीन पर पड़ा था और कोई तीरों से छलनी जमीन पर तड़प रहा था। और इस मृत्यु के भीषण नंगे नाच के बीच दोनों दल में से कोई दल पीछे हटने को कतई तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कन्नौज की सेना कमजोर होने लगी, क्योंकि एक ओर महोबा के योद्धा इंदरगढ़ की सेना से युद्ध में उलझे हुए थे, तो दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान पूरी ताकत से कन्नौज की सेना पर बरस रहे थे। अपनी व्यूह रचना को कमजोर होता देख लाखन ने अपने साथ लड़ रहे जागन को इशारा दे दिया। तब जागन ने तुरंत सहायता बिगुल बजा दिया। अरे देख तमाशो लाखन जानी, रन से उसरत अनी हमार, बेड़ी लागी चौहानन की, जिनकी विषम बजे तलवार, आग भयंकर हाथी अजगर, आप गरज रहे चौहान, और पृथ्वीराज के बाण राज से गोलिय पे देत कर्रो निशान। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम से त्रस्त कन्नौज की सेना के पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना में हाहाकार मचता देख लाखन ने सहायता बिगुल फूंक दिया। कन्नौज की सेना में सहायता बिगुल की आवाज सुनकर थोड़ी दूर पर मोर्चा संभाले सिरसापति मलिखान ने अपने रथ की दिशा कन्नौज की सेना की तरफ कर दी। मलिखान ने पिथौरागढ़ की सेना पर दाईं ओर से पूरी ताकत से धावा बोला। मलिखान ने अपना रथ पिथौरागढ़ की सेना के बीच में खड़ा कर दिया और अपनी जांघों पर विशालकाय भारी भरकम पहने खंबे रख लिए और पिथौरागढ़ अर्थात दिल्ली की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। दोस्तों, वीर योद्धा मलिखान युद्ध भूमि में अंगद की तरह पांव जमाकर लड़ता था, अर्थात रणभूमि में जांघों को टेक कर लड़ता था मलिखान के बारे में कहा जाता है, अरे पांव पिछाड़ी तैन न जाने, जंगा टेक लड़े मलिखान। दोस्तों, अब समर क्षेत्र में नजारा बदल चुका था। जहां अब तक लाखन के नेतृत्व वाली कन्नौज की सेना लगभग हार की कगार पर थी, लेकिन अब कन्नौज की सहायता ध्वनि सुनकर महोबा के वीरों का ध्यान कन्नौज की तरफ आ गया। अब दिल्ली की सेना पर दाईं ओर से मलिखान सिरसागढ़ की एक टुकड़ी लेकर टूट पड़े, बाईं ओर से ताला सैयद दहसरपुरवा की दूसरी टुकड़ी लेकर टूट पड़े और सामने से लाखन कन्नौज की सेना लेकर अड़ गए। तीनों ने एक साथ मिलकर दिल्ली की सेना में घमासान मचा दिया। तीनों वीरों के एकजुट हमले से पिथौरागढ़ की संगठित सेना बिखर गई। तीनों का मिला जुला वार इतना घातक था कि पृथ्वीराज चौहान की व्यूह रचना पूरी तितर बितर हो गई। और फिर सैनिकों की इस भगदड़ में सिरसापति मलिखान और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने आ गए और मौका मिलते ही मलिखान ने अपना भाला पृथ्वीराज चौहान पर फेंक कर मारा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी कुशल योद्धा थे। उन्होंने मलिखान का भाला अपने हाथ में पकड़ लिया और भाले में घुटना मारकर तोड़ दिया और उसे फेंक दिया। लेकिन तीन ओर से हो रहे आक्रमण के कारण दिल्ली नरेश का हाथी 10 गज पीछे हट गया। सिरसापति महाबलवीर रणधीर मलिखान के कारण लाखन अब पूरी तरह से निर्भीक होकर और पूरी ताकत से पिथौरागढ़ की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। जहां लाखन अपनी हथनी के ऊपर बैठकर दुश्मन सेना पर तीरों और भालों की बरसात कर रहे थे, तो उनकी हथनी दुश्मन सेना को अपने पांव से कुचलती और सूंड में लगे लोहे की पैनी तलवारों से हलाल करती हुई मदमस्त होकर दुश्मन सेना में दम चौकड़ी मचा रही थी। यहाँ लाखन के पराक्रम का वर्णन अलहद कुछ इस प्रकार से करते हैं। अरे अकेले लाखन की मारन में लाखन भाजे पीठ दिखा, बारे कावा लाखन मारे, रण में लाखों लाखन दे दिखा।
अल्पायु वीर योद्धा युवराज लाखन का ऐसा रौद्र रूप देखकर स्वयं धर्मवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान दांतों तले उंगली दबा गए। रणभूमि में ऐसा लगने लगा कि अगर लाखन को रोका न गया तो लाखन दिल्ली की सेना को आज ही समाप्त कर देंगे। अपनी सेना की ऐसी बुरी दशा देखकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने महावत को लाखन के सामने चलने का इशारा दे दिया। कुछ ही क्षणों में लाखन की हथनी और पृथ्वीराज चौहान का हाथी आमने सामने आ गए। तब लाखन को ललकारते हुए पृथ्वीराज चौहान बोले, लाखन, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, अब भी समय है, कन्नौज लौट जाओ। अरे कोमल दांत उम्र है बारी, वज्र से बाण सहे ना जाए, फूट के बरी बार हुई है तो लाखन ओ सरे शोक मिट जाए। पृथ्वीराज चौहान की चेतावनी ललकार सुनकर कन्नौज के युवराज लाखन की आंखें लाल हो गईं। लाखन ने अपना भाला कसकर पकड़ लिया और तिमतिमाकर बोले, हे राजन, छोटे मोटे तो जब देखो तुम, जब मैदानन में बजे तलवार। अर्थात लाखन बोले, महाराज, हम आयु में आपसे छोटे हैं तो इसका तात्पर्य यह कदापि न समझें कि हम समरभूमि में आपको पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। अरे मेरी तेग में बेग अपार भरो, और क्यों हमें तुच्छ निहारत हो, मुंडा सिंह को हम काट दी हैं, हम बेस कपीस को धारत हैं। लाखन का ऐसा करारा जवाब सुनकर पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गए और बोले, सावधान लाखन। इतना कहकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींचकर सरसराता हुआ बाण लाखन की तरफ छोड़ दिया। पृथ्वीराज का ये बाण लाखन का कवच तोड़ता हुआ लाखन के सीने में बैठा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मिले इस घाव से लाखन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बाण अपने सीने से खींच लिया और अपना भाला पूरी ताकत से पृथ्वीराज चौहान की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान झुक गए और लाखन का भाला पृथ्वीराज के ऊपर से निकल गया। इस दृश्य को महोबा के प्रधान सेनापति आला दूर से देख रहे थे। आला समझ चुके थे कि रणभूमि में अब वो होने वाला है जिसका उन्हें डर था कि पृथ्वीराज चौहान महोबा को पराजित करने के लिए उनके परम मित्र लाखन को घेरेंगे, और अब उनका ये डर वास्तविकता में बदल रहा था। लाखन के विषय में आला अच्छी तरह से जानते थे कि लाखन मर जाएंगे, लेकिन रणभूमि से पीछे नहीं हटेंगे। अपने परम मित्र लाखन को संकट में घिरा देख आला ने अपने भाई उदल को लाखन की तरफ जाने का संकेत कर दिया। अब रणभूमि में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और लाखन के बीच घमासान रणदंगल चल रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर घातक वार कर रहे थे, तो दूसरी ओर और अपने बड़े भाई और महोबा के प्रधान सेनापति आला का इशारा पाकर उदल अपने घोड़े बेदुला पर सवार होकर पूरे वेग से पृथ्वीराज चौहान की तरफ दौड़ पड़े। अरे दाब बेदुला उदल आबे लहरत आत बैगनी आत, मुचन मुचन घोड़ा नाचा उदल कहे पुकार पुकार। उदल ने पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचकर अपने घोड़े बेंदुला में एड़ लगा दी। बेंदुला ने अपने आगे की दोनों टापे पृथ्वीराज चौहान के हाथी के माथे पर दे मारी। इतने में ही उदल ने दाएं हाथ की तलवार से पृथ्वीराज चौहान के हाथी के हौदा की रस्सी काट दी और बाएं हाथ की तलवार हाथी के महावत की छाती में गाड़ दी। उदल का ये वार इतना घातक था कि पृथ्वीराज चौहान निहत्थे होकर जमीन पर गिर पड़े और उनका हाथी अचानक हुए घोड़े की मार को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। अरे पृथ्वीराज के हाथी के हौदा में बेंदुला गिरो बाजसो जाए, रस्सा काट दैया हौदा के पृथ्वी धरा पे गिरे भैराए। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के जमीन पर गिरते ही महोबा की सेना लहराकर पृथ्वीराज चौहान को घेरने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक दिल्ली की सेना उन्हें बचाकर रणभूमि से दूर ले गई। पृथ्वीराज चौहान के रणभूमि छोड़ते ही
महोबा की सेना ने एक स्वर में महोबा का जय घोष बुलंद कर दिया। पूरी समर भूमि में राजा परमाल और महोबा मातृभूमि की जय जयकार गूंजने लगी। इधर रणभूमि में पृथ्वीराज चौहान पीछे हट चुके थे। उधर मलिक खान ने इंदरगढ़ नरेश निर्भय सिंह को पराजित करके बंदी बना लिया। इंदरगढ़ की समर भूमि में एक बार फिर से राजा परमाल और महोबा मातृभूमि की जय जयकार गूंजने लगी। महोबा के वीरों ने एक बार फिर से अपनी वीरता साबित की और अब महोबा के वीर इंदरगढ़ नरेश निर्भय सिंह को बंदी बनाकर महोबा के पड़ाव में लौट आए। महोबा के पड़ाव में महोबा के सेनाध्यक्ष आला की कचहरी लगी। इस कचहरी में राजा निर्भय सिंह को पेश किया गया। इंदरगढ़ नरेश निर्भय सिंह को सामने से आता देख आला अपने आसन से खड़े हो गए और स्वयं जाकर निर्भय सिंह की बेड़ी खोली और उन्हें अपने गले से लगा लिया और बड़े ही सम्मान से अपने पास बैठाया। धर्मध्वज रक्षक महोबा के सेनाध्यक्ष आला ने निर्भय सिंह को पराजित करने के बाद भी उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा। महोबा की सभा में पराजित होने के बाद भी अपना ऐसा सम्मान देखकर निर्भय सिंह की आंखें भर आईं। निर्भय सिंह सेनापति आला के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे सेनापति आला, हमें आपके भाई ढेबा और पुत्री पुष्पा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। इतना कहकर निर्भय सिंह ने आला को मित्रवत गले से लगा लिया। तब तक उदल निर्भय सिंह के बेटों को ससम्मान वहां ले आए और उन्हें उचित स्थान पर बैठाया। आज सेनापति आला ने इंदरगढ़ नरेश निर्भय सिंह को रणभूमि के साथ शिष्टाचार की भूमि पर भी पराजित कर दिया। अब इंदरगढ़ नरेश कुछ बोल पाते उससे पहले आला बोल पड़े, हे नरेश, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए। ये राज्य आपका है, आप ही यहाँ के राजा हैं और आप ही रहेंगे। हे राजन, आप बस हमारे भाई ढेबा को अपनी कन्या का दान कीजिए और हमें यहाँ से विदा कीजिए। इस प्रकार कुशल रणनीतिकार आला ने अपने इस वचन से सिद्ध कर दिया कि कन्यादान ही सबसे बड़ा दान होता है और साथ ही अपनी वाक्पटुता की शक्ति से इंदरगढ़ नरेश निर्भय सिंह के मन में दुष्ट और कपटी मायल द्वारा महोबा के विरुद्ध डाली गई गहरी द्वेष भावना को समाप्त कर दिया। प्रधान सेनाध्यक्ष आला के ऐसे मित्रवत और विनम्र व्यवहार को देखकर इंदरगढ़ नरेश और उनके बेटों का सिर शर्म से झुक गया और दुष्ट मायल के षड्यंत्रों में फंसकर अपने किए गए कर्मों पर पछताने लगे। आज महोबा के वीरों ने इंदरगढ़ में रण के साथ इंदरगढ़ के हृदयों को भी जीत लिया। खैर, अगले दिन पंडित को बुलाया गया, विवाह की तिथि निश्चित की गई और शुभ समय देखकर कुमार ढेबा कुमारी पुष्पा का विवाह हुआ। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो मिलेंगे आपसे परमाल रासो की एक नई कहानी के साथ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल विवेकी कहानियां यानी क्रिएटिव कहानियों पर। तब तक विदा दीजिए। नमस्कार। जय मां भारती, जय महोबा भूमि, जय माता शारदा।